हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन लॉ हाउस। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्योंकि अभी अभी एग्ज़ाम्स का माहौल है। एमपीसीजे भी हमारे बहुत करीब आ चुका है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे इम्पॉर्टेंट केस लॉज और एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट केस लॉज की। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम डील करने वाले हैं प्रीएम्बल के जो जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं उनसे। इसमें हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, और ये सारे की सारे जजमेंट यूजीसी नेट, जुडिशरी एग्ज़ाम्स, एडीपीओ, एपीपी सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। साथ ही साथ जो अदर लॉ ऑफिसर्स के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये सब पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला केस रे बेरूबरी यूनियन केस 1960 का ये केस है और 14 मार्च 1960 को ये डिसाइड कर दिया गया था। एक्चुअली हो क्या रहा था कि ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, क्या ये मेयर एक बस आइडिया देने के लिए ऐसा बनाया गया है। तो उसके लिए जो है केस हुआ रे बेरूबरी यूनियन केस। इसमें 7 जजेस की बेंच बैठी हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इट इज़ जस्ट ए की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, मतलब कि एक चाबी है जिससे कि उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनके दिमाग में ये बात बैठ सके कि क्या क्या पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है, क्या क्या प्रोविजंस हमको जो है या क्या क्या राइट्स हमको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए देना है। जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सोवरन, सोशलिस्ट और जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें। तो ये सब क्या है, एक ये मोटो है, ये आइडिया है। ठीक है, और इन आइडियाज़ पे ही हम लोग को जो है लॉ बनाना था। तो ये चीज़ जो है इस केस में डिसाइड हुई कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेटर ऑन फिर एक केस आता है और ये ऐसा केस है जो सब कुछ बदल के रख देता है। बहुत समय तक एक लड़ाई सी चल रही थी, गवर्नमेंट वर्सेस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट की बहुत एक लंबी लड़ाई सी चल रही थी। और उसी बीच में ये केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का लैंडमार्क जजमेंट आता है 1973 का। सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सबसे लार्जेस्ट बेंच जो है इसमें बैठी हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। 13 जजेस, 13 जजेस, और डिसीजन भी इतना आसान नहीं था। 7:6 में जो है इस चीज़ को डिसाइड किया गया था। 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट आया था और एस.एम. सिकरी उस समय जो है चीफ जस्टिस थे, जो हेड ऑफ द बेंच थे। और इसमें बताया गया, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए। हालांकि इसका जजमेंट बहुत बड़ा है, अप्रॉक्स 800-900 पेज का ये जजमेंट था, लेकिन उसको कंसाइज करें हम तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो मेन इसमें समझ में आते हैं। जिनमें से पहला पॉइंट है कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा। किसी भी पार्ट जो है, आप प्रीएम्बल किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक्चुअली इसमें जो है, इस केस में जो है एक पॉइंट, एक तरफ तो ये चल रहा था कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा कि नहीं होगा, दूसरे साइड ये चल रहा था कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। कभी किसी केस में डिसाइड हो रहा था कि हाँ कर सकते हैं, किसी केस में डिसाइड हो रहा था कि नहीं नहीं कर सकते। तो फाइनली केशवानंदन भारती ने उसका कंक्लूजन निकाला और ये बताया कि भाई आप प्रीएम्बल को भी और आप जो है फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो इससे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है इवॉल्व हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पार्लियामेंट जो है सब कुछ अमेंड कर सकती है। इसके बाद एक और केस आता है, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब इंदिरा गांधी इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस में फंस गई थी और उन्होंने जो है गलत तरीके से इलेक्शन जीत लिया था, तो उस समय ये केस जो है डिसाइड किया गया था, उस समय ये केस लगाया गया था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्चुअली इंदिरा गांधी के इलेक्शन को करप्ट घोषित कर दिया था, बोल दिया था कि ये इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस की गई है, यहाँ पे ये डिसीजन, मतलब जो इलेक्शन हुआ है इसमें जो रिजल्ट हुआ ये फुल्ली करप्टेड है। और ये बता दिया था कि भाई नो वन इज अबव लॉ,
लॉ इज सुप्रीम, लॉ इज सोवरन, लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे आप प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो क्या हुआ, जिस समय ये प्रोसीडिंग चल ही रही थी तो उसी दौरान 39th अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में पास कर दिया गया। ठीक है, जिस समय प्रोसीडिंग ये सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था उस समय एक नया अमेंडमेंट ला दिया गया। 39th अमेंडमेंट में आर्टिकल 329A जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और जिसके अंदर क्या लिखा हुआ था, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन के मैटर्स को जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जुडिशियल रिव्यू कर सके। लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 329 को स्ट्राइक डाउन कर दिया, हटा दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो डेमोक्रेसी है और जो जुडिशियल रिव्यू है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं और इन पर अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्पष्ट किया आर्टिकल 329 को स्ट्रक डाउन करके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके, कि रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और जुडिशियल रिव्यू भी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके बाद लेटर ऑन एक केस आता है, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1980 का ये केस था। इस केस में, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, प्रियम्बल की हेल्प से, मतलब ये बताया गया कि प्रियम्बल की सहायता से, प्रियम्बल की हेल्प से एक रिलेशन को एस्टेब्लिश किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो पार्ट 3 है, मतलब फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4 जो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी के ऊपर सुपीरियर हो। उसने बताया कि दोनों एक साथ चलेंगे तभी इफेक्टिवली जो है देश जो है वर्क कर पाएगा, जो है हम अच्छे लॉस ला पाएंगे। तो इस कंट्रोवर्शियल 42nd अमेंडमेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। मतलब फुल्ली स्ट्रक डाउन नहीं किया था, पर जो है जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें थी उनको जो है उसने स्ट्रक डाउन कर दिया था। और ये हेल्ड किया गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। इसके बाद के भास्करन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, रिसेंट केस 2011 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए ताकि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस का जो गोल्स हैं, लाइक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के जो गोल्स हैं, यहाँ पे साइंस लिखा गया, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, राइटिंग पे ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है, राइटिंग का चलता रहता है क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम होती है ना माउस से, इसलिए। तो इस केस में डिसाइड किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के जो गोल्स हैं उनको फुलफिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए ताकि जो है हम इन चीज़ों को सिक्योर कर सकें। लेटर ऑन फिर एक केस आता है और ये अपने आप में बहुत हिस्टोरिकल केस था, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में डिसाइड किया गया कि जो प्रियम्बल है, जो फेडरलिज्म है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो सेक्युलरिज्म है कि देश का कोई भी एक रिलीजन नहीं होगा, ठीक है, सब अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, और जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट माने गए, दैट दीज विल बी द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया
कि प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट प्रीएम्बल इज द मेन थिंग। प्रीएम्बल एक बेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो प्रीएम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेटर ऑन प्रीएम्बल क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जब प्रीएम्बल का पूरा टॉपिक केस लॉस कवर कर ही है तो प्रीएम्बल के सोर्स, प्रीएम्बल इज अ सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज बेसिकली ए सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सोर्स है, जो पीपल ऑफ वी द पीपल जो बात कही जा रही है, तो जो पीपल ऑफ इंडिया को बताता है, को रिप्रेजेंट करता है प्रीएम्बल। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी को जो है रिप्रेजेंट करता है प्रीएम्बल। फिर नेचर क्या है इंडियन स्टेट का, वो बताना इसका काम है। पहला तो क्या सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर नेचर कैसा है हमारे इंडियन स्टेट का, वो बताता है कि भाई हमारा कंट्री जो है, हमारी कंट्री जो है सोवरन है, सेक्युलर है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, ये चीज बताना। लेटर ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम लोग किन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए अपने देश को चलाएंगे, अपने कानूनों को बनाएंगे, हम अपनी जनता को, जो हमारा जो वी द पीपल जो वर्ड है, तो क्योंकि हम लोगों ने अपना संविधान खुद को ही दिया है, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो भी प्रीएम्बल से पता लगते हैं, जैसे जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए, किसी के साथ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबको लिबर्टी है कि वो अपने बिलीफ, थॉट, फेथ, वर्शिप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फ्रेटर्निटी मतलब कि ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना हम लोग को बना के रखना है, ठीक है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करना हमारा काम है। और किस दिन अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, वो भी प्रीएम्बल ही बताता है। नवंबर 26, 1949 को हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था और इन्फोर्स करवाया था 26 जनवरी 1950, जिसको कि हम रिपब्लिक डे कहते हैं। सो ये प्रीएम्बल था। In the end, we are taking the law classes। हम लोग की लॉ क्लासेस होती हैं मॉर्निंग में सुबह 7:30 से 8:30, और शाम को जो है वो 9 से 10 हम लोग क्लास लेते हैं। और हमने क्योंकि देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, या बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कोचिंग्स नहीं जा सकते, सो वी कम फ्रॉम द वेरी बेसिक प्राइस ऑफ ओनली 500 रुपीज़ पर मंथ। Or as soon as you will come to us, you will get that how we are teaching. You can take demo classes as well। और ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं। और आप लोगों को लगता है कि कोई एडिशनल सब्जेक्ट आपके वहाँ कोर्स में है, सिलेबस में है, सो यू कैन आस्क अस, हम लोग वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, ये नंबर है, इस पर डीएम कर सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए हो, आपको नोट्स भी प्रोवाइड मिल जाएंगे, ठीक है, एट वेरी लोएस्ट कॉस्ट, जो आप देख ही पा रहे हैं, क्योंकि हमारा कोचिंग का ही कॉस्ट इतना है, तो ऑब्वियसली बाकी चीज़ों का कॉस्ट तो कम हो गई। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप यू एंजॉयड इट, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। लेटर ऑन फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, हमारे पेजेस जो भी हैं उनको फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे के रखा है। ये व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहाँ आ सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग फ्री लॉ क्विज, सो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका कोई चार्जेस नहीं है, ग्रुप ज्वाइन करने का कोई चार्जेस नहीं है, और फ्री लॉ क्विज में है आप लोग जो है हर जुडिशरी के लिए, किसी भी जुडिशियल एग्जाम के लिए जो है वहाँ क्विज कंडक्ट करवाया जाता है, तो आप उसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में देखे